हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर हिस्ट्री ऑप्शनल सीरीज़ जिसमें हम हिस्ट्री ऑप्शनल को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं। हमने शुरुआत की है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से और आज हम हरियंका डायनेस्टी पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने महाजनपदास के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। बैकग्राउंड आप समझते ही होंगे। तो हरियंका डायनेस्टी से शुरुआत करते हैं। हरियंका डायनेस्टी का फाउंडर एग्जैक्टली कौन था, इस बात पर हिस्टोरियंस के बीच कंप्लीट एग्रीमेंट नहीं है। एंशिएंट इंडिया के इस पीरियड में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स लिमिटेड हैं, इसलिए अलग अलग रिलीजियस टेक्स्ट और पुरानास अलग इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसी वजह से फाउंडर का नाम हिस्टोरिकली अनसर्टीन माना जाता है। फाउंडर डिबेटेड है, लेकिन डायनेस्टी का एग्जिस्टेंस कंप्लीटली एक्सेप्टेड हिस्टोरिकल फैक्ट है। पुरानिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट किंग्स लिस्ट्स अवेलेबल, यानी कि पुरानाज एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट हैं जिनमें कई डायनेस्टीज की जिनियोलॉजी यानी कि वंशावली दी गई है। लेकिन अलग अलग पुरानाज डिफरेंट रूलर्स मेंशन करते हैं, सीक्वेंस भी अलग अलग होता है, रेन पीरियड भी मैच नहीं करता है। इसी वजह से हिस्टोरियंस पुरानिक एविडेंस को सपोर्टिंग सोर्स मानते हैं, फाइनल प्रूफ नहीं। बुद्धिस्ट सोर्स के अकॉर्डिंग फोकस मेनली बिम्बिसार पे है। बुद्धिस्ट लिटरेचर जैसे महावंशा, वंशा, अंगुत्तर निकाया, महापरिनिब्बाण सुत्ता, इनका मेन फोकस बुद्धा की लाइफ और बुद्धिस्ट संघ है। इसलिए ये टेक्स्ट मोस्टली बिंबिसार और अजातशत्रु के बारे में भी डिटेल देते हैं। फाउंडर के बारे में ऑलमोस्ट साइलेंस है। अगर जैन सोर्स की बात करें तो ये हरियाणा रूलर को इनडायरेक्टली मेंशन करते हैं। जैन लिटरेचर का फोकस महावीर और जैन संघ पर है। महावीर और बिंबिसार कंटेम्प्रेरी थे, इसलिए जैन टेक्स्ट में भी हरियाणा रूलर के जो है डायरेक्ट मेंशन मिलता है। ये टेक्स्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री एक्सप्लेन करने के लिए नहीं लिखे गए हैं। अब मॉडर्न हिस्टोरियन की बात करें तो फाउंडर लाइकली ग्रैंडफादर ऑफ बिंबिसार थे। मॉडर्न हिस्टोरियंस अवेलेबल एविडेंस कंपेयर करके कंक्लूड करते हैं कि डायनेस्टी का एक्चुअल फाउंडर शायद बिंबिसार के ग्रैंडफादर या इंसेस्टर्स में से कोई एक थे, लेकिन उनका नाम कॉन्फिडेंटली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए एकेडमिक बुक्स जनरली फाउंडर को अननोन मानती हैं। ठीक है। डायनेस्टी का नेम हरियंका कैसे पड़ा? डायनेस्टी का नाम किसी किंग के नाम पर नहीं पड़ा, बल्कि हरियंका क्लैन विच इज अ लीनेज, उसके नाम पर पड़ा। हरियंका एक रॉयल फैमिली या क्लैन को रिप्रेजेंट करता है। इसी लीनेज के रूलर ने मगध पर रूल किया। कैपिटल वाज राजगृह, राजगृह रिमेन्ड हेडक्वार्टर्स। इनिशियल कैपिटल थी राजगृह। राजगृह बिहार की पहाड़ियों से घिरी हुई है और एडवांटेज ये था कि नेचुरल डिफेंस बनता है, डिफिकल्ट टू अटैक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बना और रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी मिली इसको। इसी कैपिटल से मगध का एक्सपेंशन जो है वो स्टार्ट हुआ। टेरिटोरियल बेस की बात करें तो साउथ बिहार रीजन में हमको देखने को मिलता है। हरियंका डायनेस्टी का ओरिजिनल बेस था साउथ बिहार। इंपॉर्टेंट रिवर्स थी यहाँ पे गंगा, सोन, पुनपुन, फाल्गु। ये रीजन फर्टाइल भी था और स्ट्रेटेजिक भी था। इसी रीजन से मगध ग्रेजुअली नॉर्थ इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बनी। अगर हिस्टोरिकल सर्टेनिटी की बात करें तो बिंबिसार फर्स्ट हिस्टोरिकली एस्टैब्लिश्ड रूलर था। फाउंडर अनसर्टेन है, लेकिन बिंबिसार पहले रूलर हैं जिनके एग्जिस्टेंस को बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट, पुरानास, ग्रीक रेफरेंस इनडायरेक्टली और मॉडर्न हिस्टोरियंस सब एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए उनको मगध का फर्स्ट हिस्टोरिकली वेरीफाइड किंग माना जाता है। अब फाउंडर डिबेटेड बट डायनेस्टी हिस्टोरिकली एक्सेप्टेड, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट बिंबिसार। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट बिंबिसार। ठीक है। ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा एंड महावीरा। महावीरा बिंबिसार का रेन उस पीरियड में था जब लॉर्ड बुद्धा बुद्धिज्म स्प्रेड कर रहे थे और महावीरा जैनिज्म का प्रोपिगेशन कर रहे थे। तीनों एक ही हिस्टोरिकल पीरियड के पर्सनालिटीज हैं। बिंबिसार ने दोनों रिलीजियस को प्रोटेक्शन और पेट्रनेज दिया। इसी वजह से मगध बुद्धिज्म और जैनिज्म का मेजर सेंटर बना। ही ऑल्सो हैड अ स्टैंडिंग आर्मी। फर्स्ट रेगुलर परमानेंट आर्मी बनी इनके अंडर। अर्लियर किंग्स मोस्टली टेम्परेरी ट्राइबल आर्मीज यूज करते थे। बिंबिसार ने परमानेंट सोल्जर रिक्रूट किए, रेगुलर सैलरीज दी, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव किया और स्टैंडिंग आर्मी की वजह से मगध रैपिडली एक्सपेंशन कर सका। ये एंशिएंट इंडिया के मिलिट्री हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट इनोवेशन माना जाता है। अगर अंग कॉन्क्वेस्ट की बात करें तो ही डिफीटेड ब्रह्मदत्त एंड नेक्स्ट चंपा। अंगा मगध का ईस्टर्न राइवल था। कैपिटल थी चंपा एंड किंग वाज ब्रह्मदत्त। बिंबिसार ने अंगा को डिफीट करके मगध में मर्ज कर दिया। इंपॉर्टेंस ये था कि रिवर ट्रेड कंट्रोल में आए, बे ऑफ बंगाल का एक्सेस मिला, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ और ऑफ कोर्स ईस्टर्न इंडिया पर इन्फ्लुएंस बना। ये मगध की फर्स्ट मेजर मिलिट्री सक्सेस में से एक माना जाता है। उनके बारे में मैरिज अलायंस भी काफी फेमस है। ठीक है। महाकोसाल, ही मैरिड टू महाकोसाला एंड रिसीव्ड काशी। कोसला किंग प्रसेनजीत की सिस्टर महाकोसला या कौशला देवी से मैरिज हुई इनकी। डाउरी में इन्हें काशी मिला।
वाई काशी वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज अ फर्टाइल लैंड, ह्यूज एग्रीकल्चरल रेवेन्यू देखने को मिलता था, रिच ट्रेड रूट्स देखने को मिलते थे, और इसी मैरिज से मगध और कौशल के रिलेशन जो हैं वो टेम्परेरीली पीसफुल बने। ही ऑल्सो हैड मैरिज अलायंस विद लिच्छवी प्रिंसेस, है ना। बिम्बिसार ने लिच्छवी प्रिंसेस अच्छेलना से शादी की। वैशाली उस टाइम वज्जी कॉन्फेडेरेसी का इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था। इसकी वजह से उन्हें नॉर्दर्न बॉर्डर जो है वो सिक्योर्ड मिले, डिप्लोमेटिक फ्रेंडशिप भी बनी और पॉलिटिकल प्रेस्टीज भी बढ़ी। ही ऑल्सो हैड अ मैरिज अलायंस विद माद्रा, है ना। माद्रा किंगडम पंजाब रीजन में लोकेटेड था। माद्रा प्रिंसेस से मैरिज करके बिम्बिसार ने नॉर्थ वेस्ट के रूलर्स के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश किए। इससे मगध की पॉलिटिकल इमेज ऑल इंडिया लेवल पर इम्प्रूव हुई। ही ऑल्सो हैड व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशन ही हैड विद अवंती, है ना। राइवलरी चेंज्ड इनटू फ्रेंडशिप विद प्रद्योता। अवंती उस टाइम का पावरफुल किंगडम था और किंग थे प्रद्योता। इनिशियली दोनों किंगडम्स राइवल थे, लेकिन बाद में डिप्लोमेसी और फ्रेंडली रिलेशन एस्टैब्लिश हुए। इससे अननेसेसरी वॉर अवॉइड हुई और मगध वेस्टर्न फ्रंटियर जो है वो सिक्योर हो गया। फिजिशियन जीविका का क्या मेंशन देखने को मिलता है? जीविका बिंबिसार का फेमस रॉयल फिजिशियन था, और जब अवंती के किंग प्रद्योता को जॉन्डिस हुआ तो बिंबिसार ने जीविका को ट्रीटमेंट के लिए भेजा, और ये इंसिडेंट डिप्लोमेसी का एक्सीलेंट एग्जाम्पल माना जाता है। और मेडिकल हेल्प के थ्रू पॉलिटिकल फ्रेंडशिप जो है वो स्ट्रेंथन हुई, तो ये हमको देखने को मिलता है। अगर इनकी एक्सपेंशन पॉलिसी की बात करें तो बिम्बिसार सिर्फ वॉर्स नहीं करते थे, उनकी पॉलिसी 3 पिलर्स पर बेस्ड थी: मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, मैरिज अलायंस एंड डिप्लोमेटिक फ्रेंडशिप। ये देखने को हमको मिलता है। क्या एक्सपेंशन पॉलिसी थी? एक तो मिलिट्री, दूसरा मैरिज, तीसरा डिप्लोमेटिक फ्रेंडशिप। इसी बैलेंस पॉलिसी की वजह से मगध जो है वो रैपिडली पावरफुल बना, और मॉडर्न हिस्टोरियंस इसे रियल पॉलिटिक अप्रोच जो है बोलते हैं। बट एट द एंड आज बिम्बिसार वाज किल्ड बाय हिज ओन सन। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अजातशत्रु ने पावर के लिए अपने फादर बिम्बिसार को प्रिजन में जो है डाल दिया। बाद में बिम्बिसार की जो है ना ही पास्ड अवे इन द जेल, एंड कुछ ट्रेडिशंस कहते हैं कि स्टारवेशन से डेथ हुई थी। जैन सोर्स में स्लाइटली डिफरेंट वर्जन मिलते हैं, इसलिए एग्जैक्ट डिटेल जो है वो डिबेटेड है। ठीक है, लेकिन अजातशत्रु का यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट हमको देखने को मिलता है। सो द नेक्स्ट किंग was अजातशत्रु, who was the son of बिम्बिसार। तो अब अजातशत्रु के बारे में देखते हैं। ही रूल्ड फ्रॉम 492 टू 460 BC। ठीक है, इनके बारे में हम क्या देखते हैं? ही कंटिन्यूड अग्रेसिव इंपीरियल पॉलिसी। अजातशत्रु ने बिम्बिसार की एक्सपेंशन पॉलिसी को और एग्रेसिव बना दिया। उनका ऑब्जेक्टिव था मगध को नॉर्थ इंडिया की सबसे पावरफुल स्टेट बनाना, इसलिए उन्होंने लगातार वॉर्स लड़े और टेरिटरी इंक्रीज की। He also led a war with Kosala. He defeated Prasenjit and retained काशी। काशी के रेवेन्यू को लेकर मगध और कौशल के बीच में कन्फ्लिक्ट रहता था, और कई बैटल्स के बाद में अजातशत्रु ने काशी पर अपना जो कंट्रोल है वो मेंटेन रखा। ये विक्ट्री इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट थी। ही ऑल्सो लेड अ वॉर विद लिच्छवीज, है ना। वज्जी कॉन्फेडेरेसी के लीडर थे चेतक। ये वॉर लगभग 16 साल तक चली उनके साथ में, और अजातशत्रु ने मिलिट्री फोर्स के साथ में एस्पियोनाज और डिप्लोमेसी का भी यूज़ किया, और फाइनली वैशाली जो है वो मगध में मर्ज हो गई, और ये मगध की सबसे इंपॉर्टेंट विक्ट्री में से आता है। एक और महाशिलाकंटिका के बारे में जानते हैं। स्टोन थ्रोइंग वॉर मशीन। ये एक जायंट मैकेनिकल वेपन था। बड़े पत्थर एनिमी फोर्ट और सोल्जर्स पर थ्रो किए जाते थे। इसे एंशिएंट कैटapult का अर्ली फॉर्म भी माना जाता है। रथ मूसल वी ऑल्सो सी, है ना। ये स्पेशली डिजाइन था वॉर चैरियट से। चैरियट के साइड में जो लंबे लंबे आयरन के ब्लेड्स लगे हुए होते थे, तो बैटलफील्ड में एनिमी इन्फेंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होता था। मतलब कोई भी साइड में आया वो मारा काटा जाएगा। ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी का एडवांस एग्जाम्पल देख सकते हैं। इनके चलते फोर्टिफिकेशन की भी बात करते हैं। अजातशत्रु ने फियर था कि अवंती अटैक कर सकता है, इसलिए उन्होंने स्ट्रॉन्ग वॉल्स बनवाई, डिफेंसिव स्ट्रक्चर इंप्रूव किए, मिलिट्री सिक्योरिटी इंक्रीज की, और राजगृह को सिक्योर किया। अगर बुद्धा की बात करें तो ही पर्सनली मेट बुद्धा। अजातशत्रु ने बुद्धा से कई बार डिस्कशन किए। इनिशियली वायलेंट रूलर थे, लेकिन बाद में बुद्धिस्ट टीचिंग से इन्फ्लुएंस हुए, और उनका नाम बुद्धिस्ट टेक्स्ट में फ्रीक्वेंटली आता है। महापरिनिर्वाण की बात करें तो 483 BCE में बुद्धा ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण अटेन किया। उस समय मगध के रूलर अजातशत्रु ही थे, और ये बुद्धिस्ट हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ही कंडक्टेड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। इन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को स्पॉन्सर किया। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो राजगृह में हुई थी, है ना। प्रेसिडेंट वाज महाकसप्पा।
और ऑब्जेक्टिव था बुद्धा की टीचिंग को प्रिजर्व करना। इसी काउंसिल में विनय पीटक और असुत्त पीटक ट्रेडिशन को सिस्टमेटिकली रिसाइट किया गया। लिखा नहीं था, रिसाइट किया गया, ठीक है? ओके, लेगेसी की बात करते हैं। ही वाज़ अ ग्रेटेस्ट मिलिट्री रूलर ऑफ हरंका डायनेस्टी। अजातशत्रु ने लार्जेस्ट टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया, स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी डेवलप की, मिलिट्री टेक्नोलॉजी इनोवेट की, वज्जी और कौशल को डिफीट किया। इसलिए हिस्टोरियन उन्हें हरंका डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट कॉन्करर मानते हैं। ठीक है? इसके बाद में हम उदयन की बात करते हैं। उदयन की बात करते हैं। ही वाज़ द सक्सेसर, ही वाज़ द सन ऑफ अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद उनके सन उदयन मगध के किंग बने और उन्होंने इनहेरिटेड एम्पायर को रिकॉग्नाइज़ करने पर जो है ज़ोर डाला, रीऑर्गनाइज़ करने पर ज़ोर डाला। कैपिटल शिफ्ट की उन्होंने राजगृह से पाटलिपुत्र। उदयन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था राजगृह से पाटलिपुत्र कैपिटल शिफ्ट करना, और ये डिसीजन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट माना जाता है ना? स्ट्रेटेजिक साइट की अगर बात करें तो पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के संगम के पास में है, और एडवांटेज ये है कि यहाँ से ट्रेड रूट मिल जाता है, रिवर ट्रांसपोर्टेशन ईज़ी हो जाता है, कम्युनिकेशन ईज़ी हो जाता है, और फर्टाइल लैंड तो ऑफ कोर्स है, अलॉन्ग विद नेचुरल प्रोटेक्शन। डिफेंस की बात करें तो 3 तरफ रिवर्स होने की वजह से पाटलिपुत्र नेचुरल वाटर फोर्ट बन गया, ठीक है? एनिमी आर्मीज़ के लिए सिटी पर अटैक करना डिफ़िकल्ट था, इसलिए इसको जल दुर्ग भी बोला जाता है, जल दुर्ग। ट्रेड की बात करें तो गंगा उस पीरियड का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड हाईवे थी, और कैपिटल शिफ्ट होने के बाद मगध ने रिवर ट्रेड और कस्टम पर बेटर कंट्रोल एस्टैब्लिश किए। रेवेन्यू और प्रॉस्पेरिटी दोनों बढ़ गए। एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे फर्टाइल लैंड देखने को मिलती है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सेंट्रल लोकेशन होने की वजह से एम्पायर के डिफरेंट रीजन को एफिशिएंटली गवर्न करना ईजी हो गया। कम्युनिकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों इम्प्रूव हुए। ठीक है? पाटलिपुत्र बिकेम एन इंपीरियल सिटी, मतलब लेटर ये कैपिटल बनी नंदा एम्पायर की, मौर्यन एम्पायर की, गुप्ता एम्पायर की, और कई सेंचुरीज तक ये इंडिया का पॉलिटिकल हर्ट बनी रही। अगर सक्सेसर्स की बात करें तो इनके बाद में जो सक्सेसर्स आए वो काफ़ी वीक थे। उदयन के बाद कॉम्पिटेंट रूलर्स नहीं आए। रॉयल अथॉरिटी ग्रेजुअल वीक होने लगी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंक्रीज हुई। अगर इनकी लेगेसी की बात करें तो पाटलिपुत्र की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एडवांटेज की वजह से लेटर नंदा और मौर्यंस ने भी इसी सिटी को अपनी इंपीरियल कैपिटल बनाया। इसलिए उदयन का कंट्रीब्यूशन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत सिग्निफिकेंट माना जाता है। ठीक है? अगर लेटर हरियंका रूलर्स की बात करें तो वीक सक्सेसेस थे। देयर वाज़ डिक्लाइन इन रॉयल अथॉरिटी। उदयन के बाद में अनिरुद्ध, मुंडा, नागदसका जैसे रूलर्स स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्रोवाइड नहीं कर सके, है ना? इस वजह से एम्पायर धीरे-धीरे वीक होने लगा। देयर वाज़ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, सक्सेशन डिस्प्यूट इंक्रीज़ होने लगा। रॉयल फैमिली के अंदर सक्सेशन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगे। इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी डिस्टर्ब हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस भी आई, और नोबिलिटी का इन्फ्लुएंस भी धीरे-धीरे बढ़ता हुआ दिखता है हमको। मिलिट्री डिक्लाइन भी देखने को मिलती है, आर्मी की एफिशिएंसी कम हो गई, नए कॉन्क्वेस्ट रुक गए, और एक्जिस्टिंग टेरिटरीज़ को मेंटेन करना भी डिफ़िकल्ट हो गया। ठीक है? ये सब हमको देखने को मिलता है। इवन वीक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पब्लिक और एलिट्स दोनों का सपोर्ट डायनेस्टी से जो है कम हो गया, और इसी के चलते नागदशका की वीकनेस का फ़ायदा उठाकर मिनिस्टर शिशुनाग ने रिवोल्ट किया और थ्रोन कैप्चर कर लिया। इसी साथ में नई डायनेस्टी की शुरुआत हुई, और नई डायनेस्टी हमारी थी शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है? नागदशका हर्यंका डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, और उनको ओवरथ्रो करने के साथ में हर्यंका रूल ऑफिशियली एंड हो गया और शिशुनाग डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई। इसका हिस्टोरिकल लेसन ये है कि हिस्ट्री ये दिखाती है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग फाउंडर्स और कॉन्करर्स ऐसी डायनेस्टी सर्वाइव नहीं करती। स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, केपेबल सक्सेसर्स और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। हर्यंका डायनेस्टी का डिक्लाइन इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। ये हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगा, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड या कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।